हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकंड लेक्चर, जो मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रही थी ग्रुप थ्योरी के। अब हम आते हैं ईयर 2015 पे। ओके, आई होप आप सब लोग अपना पेन और पेपर लेके साथ में बैठे होंगे। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। तो ईयर 2015 में क्वेश्चन था कि हाउ many generators are there of a finite cyclic group of order 8? Explain. And the second part was taking the group E, A, B, C of order 4, where E is the identity, construct the composition tables showing that size one is cyclic while other is not. ठीक है, तो अब हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, तो अभी हमने आपने देखा होगा कि लास्ट में जो भी हमने भी पेपर सॉल्व किए थे 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, और एक क्वेश्चन शायद 2016 में था, मुझे क्लियरली याद नहीं है, उसमें था जिसमें हमने इस फन लाइन का यूज किया है कि जो भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर n, इट हैज phi n जनरेटर्स, जहाँ की फिर से बता दूं phi n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर को-प्राइम टू n। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उस चीज को यूज करेंगे। मैं स्टेटमेंट लिख दे रही हूँ कि अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अ फाइनाइट cyclic group of order n has phi n generators। वैसे ही यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, तो ग्रुप जी है, इसका ऑर्डर 8 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो जाएंगे, ये डायरेक्टली हमारा रिजल्ट यूज करके हो जाएगा, will be phi of 8। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर को-प्राइम टू 8। तो कौन कौन से को-प्राइम होते हैं, पहले हम देख सकते हैं कि 1 होता है को-प्राइम, 2 नहीं होगा, 3 होता है, 4 नहीं होगा, 5 होता है एंड 7 होता है, 8 इज नॉट को-प्राइम। तो 4, देयरफॉर नंबर ऑफ जनरेटर्स इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इट हैज phi n जनरेटर्स, दैट इज वो। अब सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि कोई ग्रुप दिया हुआ है E, A, B, C of order 4 where E is identity, construct the composition tables showing that one is cyclic while other is not। तो हमें एक ग्रुप में 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसको हमें बताना है कि एक जो हमें होगा 4 एलिमेंट्स के ग्रुप दिया हुआ है G इज इक्वल्स टू E, A, B, C, एंड टू शो कि एक दो कम्बिनेशन टेबल्स बनानी है, और एक में दिखाना है कि वो साइक्लिक है और एक में दिखाना है कि वो साइक्लिक नहीं है, जो नॉर्मल ग्रुप बनता है। तो पहले हम लेते हैं एक वाला जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, G, A, B, C, A, B, E और E भी। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ G इज 4, तो हमें पता है कि ऑर्डर जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे तो ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑर्डर ऑफ ई का तो ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ई द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1, सो दिस इज एक्सक्लूडेड। एंड बट ऑर्डर ऑफ और दूसरे एलिमेंट्स का क्या हो सकता है, ए, बी या सी का एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, लेट अस सपोज, अब हम लोग पहला लेते हैं कि वी सपोज that order of A is equal to order of B is equals to order of C is equals to 2, और हम लोग इसको ध्यान में रख करके बनाएंगे हमारी कंपोजिशन टेबल। सिंपलाइज दैट A square is equals to B square is equals to C square is E, बिकॉज ये ऑर्डर का डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर मैं लिख देती हूँ, डेफिनेशन का ऑर्डर पता होगा, डेफिनेशन होती है दैट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A to the power of that integer is n, E in multiplication, when the binary operation is multiplication, or NA is equals to E when the binary operation is addition. Okay, so this was my extra knowledge for you guys. This was the revision for the definition of order. अब हमने यहाँ पे यूज किया definition of order, में यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग और क्या मानते हैं, इसका मतलब होता है कि A इनवर्स A सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स होंगे सारे, B इनवर्स B और C इनवर्स C। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि ग्रुप दिखाना है ना, तो हमने दिखा दिया कि उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही है,
ठीक है, सारे इनवर्स से सारे एलिमेंट्स के इनवर्स हमें मिल रहे हैं, और हम लेते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी विच इज इक्वल्स टू बी ए, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी विच इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी विच इज इक्वल्स टू सी ए, एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू सी बी। ये भी हमारे को ये डिराइव हो जाता है, आ जाता है। देन now we'll make the composition table. Okay, let's make the composition table. हम लोग composition table बनाएंगे। composition table आप आई होप आपको पता हो, जिसमें हम लोग टेबल में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, we show that it has a identity element and all that। हम लोग composition table बनाते हैं E A B C E A B C, ये ग्रुप है हमारा G by G, ठीक है। हमें पता है E तो E होता है E A और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आइडेंटिटी का यही वो होती है हमारी प्रॉपर्टी कि A डॉट E इज ऑलवेज इक्वल्स टू A। सिमिलरली यहाँ पे A होगा, ये B होगा, ये C होगा, A B C। Now we come to A square is E, we know that AB is C, AC is B, okay, BA is, we know C, and this implies that it is abelian. We come to know that G is abelian because we are getting that AB is equals to BA, AC is equals to CA, BC is equals to CB. If all the, and we know that all the seven inverse elements, they make an abelian group only. If a group has all the elements that are self-inverse elements, then it is an abelian group. So we have this, that this group is an abelian group. Okay, B square is again E, BC is A, CA is again B, CB is again A, and C square is E. We see that E is the identity element here, and this is the composition table for our first case in the question that said that one is cyclic while other is not, and we see clearly that this is not cyclic, as it is a generator. Any two non-identity element like A and B are generators of the group, but they are not cyclic because they are not generating all the groups. Okay, they are not generating all the elements, as none of, and as they are the generators of the group, वो group के generators हैं, but G is not cyclic as none of the elements has order 4, because if it is to be cyclic, then it has one element which has order 4, which is equal to order of G, right? So it is therefore it is not cyclic. Now we come to the second composition table. Now we are taking G is equals to E, A, B, C, and we have to show that composition table is cyclic. Okay, so cyclic, we know that said कि a finite cyclic group of order n is always isomorphic to Zn. So we will use this line in this case. जिसे हमें दिया हुआ है कि इट्स अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और हम देख रहे हैं कि वो हमें साइक्लिक का कंपोजिशन टेबल बनाना है। तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज Z4, ठीक है। सो वी सी दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, तो हम इसकी हेल्प से वी कैन मेक द कंपोजिशन टेबल फॉर G। हम Z4 की कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। वी नो दैट ऑर्डर ऑफ Z4 इज 4 एंड इट हैज एलिमेंट्स व्हिच हैज ऑर्डर 4, तो इट इज साइक्लिक, ठीक है। ऐसे G में भी हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं। G में let order of B is equal to 4, ठीक है। इसका मतलब है that G is generated by B, मतलब it's cyclic. Now we'll make this, हम लोग Z बनाएंगे और उसके corresponding फिर हम Z4 टेबल बनाएंगे, composition table corresponding, and we will make G की टेबल। Okay, so let's make Z4 की टेबल 0 1 2 3 0 1 2 3, and the operation is addition modulo 4. Okay, 0 0 0 plus 0 0 0 plus 1 1 0 plus 2 2 0 plus 3 3 1 plus 0 0 2 plus 0 sorry 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, 3 plus 0 is 3, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 mod 4 is 0, ठीक है। 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 mod 1 is 1, and 2 plus 1 is 3, 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4, क्या करूँ, गलती होगी, सॉरी बच्चों।
ये 2 + 2 4 होता है और 4 mod 4 will be 0 और 2 + 3 is 5 and 5 mod 4 will be 1, ठीक है। और ये 3 + 1 4 होता है, 4 mod 4 0, फिर से 3 + 2 5 होता है, 5 1 हो जाएगा और 3 + 3 6 होता है और 6 mod 4 करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये बाय द ऑपरेशन की हेल्प से हमें ये मिली और इसके करस्पॉन्डिंग वी विल मेक इन जी। अब हम लोग जी ले रहे हैं ई ए बी सी, ई ए बी सी, ओके। ऑर्डर ऑफ यहाँ पे 1 और 3 का ऑर्डर 4 होता है। सेट 4 में वी नो दैट ऑर्डर ऑफ 1 and 3 इज 4, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी नहीं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 4 लेते हैं। दो एलिमेंट्स होंगे जिनके ऑर्डर 4 हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम Z4 की हेल्प से करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं बिकॉज हमने पता है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो भी होता है ऑर्डर n का वो हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होता है, तो हम Zg विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z4, तो हम उसकी हेल्प से कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे A B C आएगा, यहाँ पे भी A B और C आएगा। अब देखो A स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 1 2 दिया है, मतलब A + A हमारा B आया है, तो मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू B, ठीक है। B इज A स्क्वायर एंड AB इज इक्वल्स टू C है और AC 0 है हमारा, यहाँ E आ गया है, ठीक है। ABC C 1 2 3 2 3 2 3 0 1। अब हमारा यहाँ पे देखते हैं B है, फिर 2 1 3 है, जैसे 1 2 था 1 2 3 है, वैसे ही 2 1 3 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 and 2 1 and 2, तो ये हो जाएगा C, ठीक है। और B स्क्वायर हमारा है 2 स्क्वायर इज E, ऑर्डर B का ऑर्डर हमारा यहाँ से आगे कि ऑर्डर ऑफ B हमारा 2 है, ठीक है। तो B स्क्वायर इज E और BC हमारा A के बराबर है। देन यहाँ से हमें पता चला CA 3 and 1, C and A is 0, that is the identity element, okay, and then it is यहाँ पे A and then B, okay, मतलब CB is equal to A and C square is equal to B, okay, ठीक है। तो ये हमने बना दिया हमारा कंपोजिशन टेबल, तो ये कंपोजिशन टेबल्स आर रिक्वायर्ड एंड वी शो दैट G is cyclic also because हमने दिखा दिया that we can write B in terms of C and A और C के दोनों की ऑर्डर हमें 4 मिल रही है, ओके। एंड वी डिड दिस बाय यूजिंग आइसोमॉर्फिज्म। हमने किया कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है, एंड देन वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ Z4 एंड वी टुक आउट द वेरियस ऑर्डर्स एंड वेरियस थिंग्स फॉर G ग्रुप। इससे हमने प्रूव किया कि G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है और उसमें ऐसे कंपोजिशन टेबल हम बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा है और ये 2014 का क्वेश्चन है, ये काफी लंबा क्वेश्चन आया था। इसमें था कि लेट G बी द सेट ऑफ ऑल रियल 2 × 2 x by 0 z मैट्रिसेस। ऐसी मैट्रिसेस हैं G में, मतलब G हमारा G इज अ सेट ऑफ ऑल x by 0 z matrices such that xz is not equal to 0. Okay, we don't know about y belongs to R लिख लेते हैं and we don't know about y can be 0, ठीक है। show that G is a group under matrix multiplication। matrix multiplication हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, matrix multiplication लिखा है, इसका मतलब ऑर्डिनरी जैसे हम करते हैं मैट्रिसेस में वैसा मल्टीप्लिकेशन है। एंड डिनोट द सबसेट। अभी हम लोग पहले यहाँ तक डील करते हैं क्वेश्चन से। लेट्स डील विद दिस क्वेश्चन। तो सबको पता है कि G ग्रुप प्रूव करने के लिए वी नीड टू प्रूव दैट G में क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड identity element exists. Okay, let's start. First of all, we'll show closure. Okay, क्लोजर हमने को क्या करना है, क्लोजर में हम क्या दिखाते हैं कि हम अगर दो एलिमेंट्स G ग्रुप से ले रहे हैं, सेट से ले रहे हैं, तो उसका जो ऑपरेशन लगाने के बाद आउटपुट आएगा वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने क्या किया, लेट्स A is equals to A B 0 C and B is equals to D E 0 F,
belong to G where AC is not equal to 0 and DF is not equal to 0 as ये प्रॉपर्टी है इस G की, तो G के प्रॉपर्टी से हमने ये तो चल गया कि ये दोनों G से बिलोंग करते हैं. Now we need to show that A dot B हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A B 0 C into D E 0 F. तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. We need to multiply this which will be equal to A AD प्लस 0 हो जाएगा, देन AE प्लस BF हो जाएगा, AE प्लस BF, देन इसके बाद ये देन दिस एंड दिस we get 0 here only and then we get CF. ठीक है, हमें ये मिला and we can see that this is equal to, you can write it properly, AD AE plus BF 0 and CF. Okay, clearly we can see that since A comma B comma C comma D E F they all belong to R, so AD comma AC plus BF comma CF they will also belong to R. ठीक है, we can write let X is equals to AD, Y is equals to AC plus BF and Z is equals to CF. These all belong to R. So we can clearly write from this that A dot B is equal to X, Y and 0 Z and this kind of matrices, and here clearly we can see that XZ, if we multiply X and Z, that is AD and CF, and we can say AC into DF, we can write it like this, and we clearly know that AC is not equal to 0 and DF is not equal to 0, and we can say that XZ is not equal to 0. Okay, so we write here XZ is not equal to 0. XZ is not equal to 0. So we can say this belongs to G with XZ not equal to 0. Therefore, closure holds. Closure hold कर रहा है. अब हम आते हैं associativity पे. Second हमारा associativity होता है. Associativity बहुत लंबा है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. Associativity. Associativity हमें पता है मैट्रिक्स में हमेशा associativity काम करती है. मैट्रिक्स में always associativity works. Associativity मैं एक साइड से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. If we take A, B, C belonging to G, ठीक है, where A is equals to 0 A B 0 C and B is equal to D E 0 F and C is equals to G H 0 and I नहीं लेते हैं, या we can take other elements here because हम लोग को मान ली notations हैं particular चीजों के, so we can take different notations like हम यहाँ पे अगर R ले लेते हैं और I की जगह we can take J also, J ले लेते हैं, we can take J है. ठीक है, तो हमने ये तीन ली, तो we need to show that A dot BC will be equal to AB dot C. मैं इसको एक साइड से प्रूफ करूंगी एंड मैं एक साइड का दिखाऊंगी आपको करके. आप सेकंड का उस तरह से करके यू कैन प्रूव इट टू बी इक्वल. ठीक है, और हमेशा इक्वली आएगा, आपको पता है बिकॉज मैट्रिक्स में हमेशा सोसिएबिलिटी होल्ड करती है मैट्रिक्स में. तो वी विल टेक A डॉट BC कंसीडर करते हैं, तो जो हो जाएगा AB 0 C whole bracket DE 0 F multiplied by DR 0 F multiplied by GH 0 and J. ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं. A B 0 C लिख कर रहने देते हैं. ये आ जाएगा हमारा DG आ जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, दूसरे में DH प्लस RJ यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा FJ. ठीक है, which will be equal to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ADG plus 0 and then ADH plus RJ plus BFJ. Okay, and this will here will be 0 and the third one will be CFJ. ठीक है, clearly you can see that this belongs to G, right?
because we can say that ADG into CFJ will do. We know that in these three matrices, as they are belonging to G, ठीक है, यहाँ पे AC not equal to 0 है, यहाँ DF not equal to 0 है, और यहाँ GJ is not equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लियरली हमें दिख रहा है कि ADG को अगर हम CFJ से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है रियल नंबर्स में, सो वी कैन राइट इट एज AC into DF into GJ, which is not equal to 0 because they are all not equal to 0. ठीक है, so we saw कि A dot BC जो है वो बिलोंग कर रहा है. चलिए मैं आपको दूसरे से करके दिखाई देती हूँ. अब हम लोग को दिखाना है AB dot C. ओके, we have to calculate AB dot C. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A लेंगे, AB0C, then we took it as B क्या था हमारा, BR 0F, then we had C as GH0J. Okay, then अब हम सॉल्व करते हैं आगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखाना है कि वो इसी के बराबर आएगा. ठीक है, इसको हम स्टार मान लेते हैं, स्टार. ठीक है, हमको दिखाना है कि इसके बराबर आएगा. देन वी विल सॉल्व दिस, वी विल गेट AD, देन ये प्लस 0 होगा. ओके, देन वी गेट AR प्लस BF, देन वी गेट 0 here, then we get CF. Okay, and then we multiply it by GH0J, which we will get then ADG. Okay, AR plus ADG, then ADH plus J outside, AR plus BF. Okay, and 0, and we'll get this as CF and J. You can clearly see we can write this as ADG. Now you know that हमारे ऊपर वाले में ये वाला टर्म कैसा लिखा हुआ है, ADH plus RJ plus BFJ, right? अब हम इसको ऐसे बनाने के लिए हम A वाले टर्म साथ में करेंगे. Like we will do ADH, यहाँ पे देख रहे हैं ARJ आएगा, तो यहाँ पे अगर हम A कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा RJ, राइट? तो A कॉमन निकाला, DH प्लस RJ प्लस B के अंदर हम लोग कर सकते हैं BFG, राइट? BFJ. So this is exactly equal to that term only which was there on the earlier one, 0 and CFJ, which is equal to the star wala. Okay, which is equal to the star wala. Which is equal to the star wali identity, and this implies that ABC is equal to AB dot C, and therefore associativity holds. Okay, now we come to the third part, that is the inverse part, sorry, identity part. अब थर्ड पे हमें दिखाना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. ओके, हमें पता है आइडेंटिटी का वो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है आइडेंटिटी की. सो वी सपोज दैट लेट E इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, इसको भी G से बिलोंग करना है. ठीक है, G से बिलोंग करना है, तो वी हैव टू टेक इट एज G वाला आइडेंटिटी, E1, E2, 0 and E3. दिस बिलोंग्स टू G where E1, E3 should not be equal to 0, right? अब हमें ऐसी आइडेंटिटी फाइंड करनी है. So we will use the property. Now by property of identity, A dot E should be equal to A itself. Let A, अब हम यहाँ पे A कोई ऐसे ही ले रहे हैं, 0 B 0 C, which belongs to G, and AC is not equal to 0. अब इसके हेल्प से हम लोग आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स फाइंड करेंगे फॉर द G. ठीक है, so we take AB0C, E1, E2, 0, E3 should be equal to A, B, 0 and C. If you multiply them, then we will get AE1, we will get AE2 plus BE3, 0, and we will get here CE3, right? Which is equal to
A, B, 0, C. Okay. Now we know that though matrices are equal, then their corresponding elements are equal. By this, we can say that AE1 is equal to A. This implies that E1 is equal to 1. Okay. And CE3 is equal to C. This implies that E3 is equal to 1. We got two elements very easily, that E1 is equal to 1 and E3 is equal to 1. And clearly, जो हमारा ये था, ये हमारा condition था that E1, E3 should not be equal to 0. This satisfies, okay, because 1 into 1 is not equal to 0. Now this wala A E2 plus B E3 should be equal to B, right? We know E3 is 1. We know E3 is 1, right? We can put it here and we get A2 plus B is equals to B, and this we get that A2 is equals to 0, and this implies that E2 is equal to 0, which is possible. And in the question I already told कि जो ऐसी मैट्रिसेस थी x y 0 z, उस पे x z नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट y कैन बी 0, इट बिलोंग्स टू r. ओके, तो इसलिए हमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया. देयरफॉर हमारा e क्या हो गया, e1 was 1, e2 is 0, 0 and 1. So this is the identity matrices itself, which belongs to G, and we can verify this. They found it from the one side, as I told you, left and right identity होती है. तो लेफ्ट से हमने फाइंड किया, राइट के लिए वेरीफाई कर सकते हैं कि ई ए क्या है. ठीक है, 1 0 0 1 को ए बी 0 सी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी विल सी व्हाट वी गेट. ओके, वी विल सी ए मिलेगा यहाँ पे हमें 1 and this 1b is b and 0, so we get b here, and then we get 0 1 the 0 and 1 0 is a 0 and 1 0 is a 0, we get 0 here, and then again 0 is a 0, 1 is a c, so which is equal to A matrices itself, which is satisfying, and therefore there exists an identity element. Okay, identity element exists कर रहा है in G. अब हम आते हैं inverse पे. Let's see the inverse part. The last part, fourth part, inverse. ठीक है, in this also we will consider an inverse matrix. ठीक है, let A inverse, which is equal to A B C D है, हमने A B C D यूज करा हुआ है, तो we can take it as कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. x y ले लेते हैं, चलिए आपकी बात, x y 0 z. ठीक है, belongs to G, जहाँ पे x z should not be equal to 0. ठीक है, ये हमें लिया है. अब हमें इसको ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है. ठीक है, so clearly by property of inverse we know A dot A inverse should be equal to our identity matrix E. So we now do this. Let A be some matrix, A again 0 A B 0 C एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे G को बिलोंग कर रही है. AC is not equal to 0. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A B 0 C into X Y 0 Z. ठीक है, should be equal to 1 0 0 1, जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है. अभी हमने फाउंड इन थर्ड. ओके, हमें अभी थर्ड में फाइंड किया है. अब हम लोग को यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है ए बी सी के टर्म्स में. ओके, नाउ वी विल व्हाट विल डू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए एक्स, यहाँ आएगा ए वाई प्लस बी जेड. ठीक है, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा सी जेड. ठीक है, which is equals to 1 0 0 1. Okay, clearly again two matrices are equal, their corresponding elements are equal. So ax is equals to 1, this implies x is equals to 1 by a. cz is equals to 1, this implies z is equals to 1 by c. ठीक है, और ये हमारा एग्जिस्ट कर सकता है because 1 by c and 1 by a they belong to R, and clearly 1 xz which is equals to 1 by a into 1 by c, which is equals to 1 by ac, is not equal to 0, as ac is not equal to 0, right? So we can say that it belongs to R. अब हम लोग को we use this to find the value of y, so which is ay plus bz is equal to 0, right? अब z का वैल्यू रखा ay z is 1 by c plus b by c is equals to 0. We get ay is equals to minus b by c, and this implies y is equals to minus b by ac. So we get minus b by ac, and clearly we know that this belongs to R, as ac is not equal to 0.
बाय ए, जो मैट्रिक्स हमने ली है बाय द मैट्रिक्स दैट बिलोंग टू जी, हमें पता है कि AC इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये हमारे एग्जिस्ट कर रही है. सो देयरफॉर वी फाइंड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू x हमारा क्या आया था 1 by a, y हमारा आया है माइनस b by ac, 0 and 1 by c, and this belongs to G as 1 upon ac is not equal to 0. ठीक है, so we clearly find, so hence we can find inverse for every element. Hence we find, यहाँ पे ये जो हमारे a लिए है this is arbitrary, कोई भी एलिमेंट है, so we find inverse of every element of G. Okay, so therefore by all four conditions, that is हमारी closure, associativity, identity and inverse, we can say G is a group under matrix multiplication. Matrix multiplication. Okay, this is clear everyone? हाँ, आई होप भी क्लियर होगा. हमने बहुत अच्छे से, मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है. मैंने यहाँ पे इनवर्स फाइंड किया है, यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड करी है. आइडेंटिटी पे हम याद रखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज 1001. ओके, एंड अब नेक्स्ट पार्ट, हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच सेज, क्वेश्चन पे जाते हैं हम एक बार. क्वेश्चन का पार्ट कहता है कि हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया कि शो दैट G is a group under matrix multiplication. Now let n denote the subset. अब हमें सबसेट दिया हुआ है n, हमें प्रूव करना कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का. जस्टिफाई योर आंसर. ओके, तो हमें प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है. नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा, पहले मैं n लेता हूँ, फिर देख लें n क्या दिया था. 1a01, 1a01 where a belongs to real number. Okay, where a belongs to real number and is in a subgroup of G. Justify your answer. ठीक है. हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं. क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि n इज अ सबसेट जहाँ पे 1a01 ऐसी मैट्रिसेस हैं जहाँ पे a बिलोंग टू R दिया हुआ है. एंड क्लियरली इसमें हम देख सकते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. तो ये हमारा एक सबसेट दिया हुआ है और हमारा सेम बाइनरी ऑपरेशन है जो कि है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. हमें प्रूव करना है कि n, टू प्रूव दैट n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. पहली बार सब ग्रुप प्रूव करना है, फिर नॉर्मल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमें खाली इतना बताया गया कि ये एक सबसेट है. इट इज अ सबसेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट इट इज नॉर्मल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट इट इज नॉर्मल. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट इट इज सब ग्रुप. तो क्लियरली E जो कि है हमारा 1001, this belongs to n. ठीक है, this belongs to n because a कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से बिलोंग करते तो a 0 भी हो सकता है. तो ये 0 रखा तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया. एंड दिस implies that n is not equal to 5. ठीक है, क्लियरली. अब नाउ वी विल प्रूव दिस यूजिंग वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. ठीक है, दैट इज we need to show that it is not equal to 5, and if a comma b belongs to n, then a b inverse should belong to n. Okay, okay, so a b belong to n. Let a be some 1a01 and b is equals to 1b01. ठीक है, ये हमारी मैट्रिसेस हैं दो जो कि n से बिलोंग करती हैं. n में जाती एक सा मतलब है a कॉमा b बिलोंग टू रियल नंबर. ठीक है, अब इनवर्स क्या होगा? इनवर्स निकालना है. b inverse will be equal to we know that b dot b inverse should be equal to e, right? So b inverse हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे फिर से इसमें कि let b inverse be equal to 1 b inverse 01 क्योंकि n से बिलोंग करनी चाहिए. ठीक है, और g को तो ये बिलोंग करती है ना, g को बिलोंग करती है. b inverse बिलोंग्स टू g, राइट. यहाँ पे हम क्लियरली इससे भी निकाल सकते हैं कि g में जो हमारा आया था फ्रॉम g एवरी एलिमेंट का इनवर्स कैसे आया था. इन g b inverse will be equal to we know that a b 0 c, so it was 1 by a minus b by ac, that's 1. So this is 1 0 1.
तो ये हमारा आएगा बी इनवर्स. नाउ वी विल सी, वी कैन चेक दिस आल्सो, वी कैन ऐसे अज्यूम बी इनवर्स टू बी चेक. यहाँ मैं चेक लिख देती हूँ, मैं चेक करवा रही हूँ आपको कि क्या यही आएगा या नहीं. ये वी हैव टेकन आउट बाय ग्रुप जी. ओके, जो हमने ग्रुप जी में इनवर्स निकाला था उसकी हेल्प से हमने इसका इनवर्स निकाला है. अज्यूम बी इनवर्स टू बी इक्वल टू 1 बी इनवर्स 0 1. ठीक है, तो बी डॉट बी इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1 0 0 एंड 1. ठीक है, आइडेंटिटी. ओके, then we can write that 1b01 into 1b inverse 01 should be equal to 1001, right? This implies 1 b inverse 1 b inverse b inverse plus b, b inverse plus b, b inverse plus b. Okay, 1 b inverse plus b 0 and 1 should be equal to 1 0 0 and 1. This implies that ये 1 के 1 equal है, b inverse plus b should be equal to 0. This implies that b inverse is equals to minus of b. Okay, तो यहाँ से हमें दिखा कि b inverse की वैल्यू हमारी आ गई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं this implies that b inverse is equals to 1 minus b 0 and 1. ठीक है, 1 minus b 0 and 1, जिससे हमने देखा कि जो हमने देखा था उसी से सेम आई है हमारी. ठीक है, तो b डिरेक्ट करें तो हमारा b इनवर्स ये. नाउ वी नीड टू शो that a dot b inverse will belong to n. ठीक है, अब हम ये इसको करते हैं assume. तो हमारा a है 1 a 0 1 and b inverse as we have taken 1 minus b 0 1. ठीक है, this will be equal to 1 minus b plus a, right? minus b मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डिनरी minus b plus a, यहाँ पे 0 ही आएगा और यहाँ पे आएगा 0 minus b 0 1. ठीक है, this we can see this it's clearly belonging to n because हमें वैसी ही मैट्रिक्स मिल रही है और it belongs to n as a minus b will belong to r. Okay, if a comma b belong to r, then a minus b belong to r, and this clearly belongs to n, and this implies that by one step subgroup test, n is a subgroup of G. Okay, now we need to show that it is a normal subgroup. Now to show that n is normal in G, हमेशा n normal G normal की डेफिनेशन होती है. यहाँ पे हम लोग की 3 डेफिनेशन होती है. हम लोग यहाँ पे एक बड़ी डेफिनेशन यूज करेंगे that for all कोई n1 लेते हैं belonging to n and for all a belonging to G. Okay, a n1 a inverse should belong to n. Okay, it should belong to n. a n1 a inverse should belong to n. ये हमारी डेफिनेशन होती है for proving that it is a normal group. कि हमने कोई भी एलिमेंट अगर लिया तो ये होता है ना कि लाइक ये भी डेफिनेशन होती है कि if n is normal in to prove ये हमारा एक्स्ट्रा है कंटेंट है कि if n is normal in G, this implies for all x belonging to n and for all g belonging to G, x for all g belonging to G, gx g inverse belongs to n. Okay, ये होता है. ठीक है, and gx g inverse belongs to n, इसका मतलब होता है that xh is equals to hx. Okay, yeah. तो ये हमारा तो इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा एक्स्ट्रा कंटेंट था. तो हम आपको बता देते हैं डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल की. फिर ये आ गया हमारा यहाँ पे कि a n1 a इनवर्स बिलोंग्स टू n. ठीक है, हमें ये दिखाना है, वी नीड टू शो. ठीक है, हम कंसिडर करते हैं a जो कि g से बिलोंग करता है, g से बिलोंग करता है, तो हमें g की टाइप लेनी पड़ेंगी जो कि थी a b 0 c. ठीक है, तो हमें यहाँ पता था कि a इनवर्स भी क्या आया था 1 by a minus b by ac 0 and 1 by c. ठीक है,
और हमारा n1 जो है वो क्या होगा, वो n से बिलोंग कर रहा है तो हो जाएगा 1x01, ठीक है, ये बिलोंग्स टू n है और ये बिलोंग्स टू g है, ये बिलोंग्स टू g है। इसका मतलब है कि AC नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी इसमें 1/AC नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लोग को कंसिडर करना है an1 A इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग A लिखते हैं AB0C इंटू n1 1x01 इंटू A इनवर्स 1/A माइनस B/AC 0 एंड 1/C। इसको हमें दिखाना है कि वो n से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ऐसे मैट्रिक्स आनी चाहिए जो n से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नाउ वी विल शो दिस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया A, यहाँ पे A आएगा ax प्लस b, ये 0c, ओके, एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/a माइनस b बाय ac 0 एंड 1/c। इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करके वी विल गेट a इंटू 1/a इज 1, ठीक है, ओके, a इंटू माइनस b बाय ac प्लस 1/c ax प्लस b, राइट, 1/c ax प्लस b, a इंटू माइनस b बाई ac इंटू, हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा और ये हो जाएगा 1/c डॉट c विच इज इक्वल टू 1, ओके। So we get the matrix like 1, this will become minus b by c plus 1/c ax plus b, okay, and 0 and 1. You can clearly see if we are getting a matrix which will belong to n as 1. This is something which belongs to real numbers, okay. So we can say it belongs to real number, ठीक है। So we clearly can see that it is kind of matrix that belongs to n. This implies that an1 A inverse belongs to n and this implies that n is normal in G, okay। ये हमारा ये क्वेश्चन सब लोग खत्म करता है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग। आई होप आपको समझ में आया। एक पार्ट मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि पहले मैंने फिर से थोड़ा सा कुछ समराइज कर देती हूँ। मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाती हूँ, तो मैं बोलूंगी, प्लीज आप मेरे साथ रहिएगा। कि जी जो था वो सेट था ऐसे मैट्रिसेस का। हमने पहले दिखाया कि वो एक ग्रुप है। ग्रुप दिखाने के लिए मैंने प्रूव किया पहले कि उसमें क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स है, और मैंने इन चारों की मदद से कंडीशन से प्रूव किया कि वो एक ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर हमें बोला था कि n एक सबसेट दिया हुआ है हमारा, ऐसा सबसेट है n, और हमें दिखाना था कि क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। उसके लिए मेरे को पहले इसको दिखाना पड़ा कि ये सब ग्रुप है या नहीं। सब ग्रुप वी शोड इट विद द हेल्प ऑफ वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट विद सेट की n नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, जो कि था बिकॉज मल्टी एलिमेंट बिलोंग कर रहा था। और इसमें दिखाया कि अगर a, b n में बिलोंग कर रहा है तो a b इनवर्स भी n में बिलोंग करेगा, ठीक है, तो वो भी हमने दिखा दिया था। उसके बाद मैंने दिखाया कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल दिखाने के लिए मैंने उसकी प्रॉपर्टी दिखाई कि n1 A inverse should belong to n, okay, for any element a belonging to a and n1 belonging to n, then n1 A inverse should belong to n, and we showed these three things, and by this we have completed this question. I hope you have understood this question. अब हम आते हैं ये 2013 के क्वेश्चन पे। भी कहता है what is the maximal possible order of an element in S10? Give an example of such an element and how many elements will be there in S10 of that order. Okay. तो इस ये क्वेश्चन काफी लेंदी है। ये लेंदी क्या मतलब आप समझ लो, आपको मैक्सिमल पॉसिबल ऑर्डर पाने के लिए यू हैव टू, या तो यू आर वेरी जीनियस कि आप पहली बार में आप उसको वो कर सके, गेस कर सके कि क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर। Otherwise the only way of finding such an thing is to write all the combinations or permutations ki of 2 cycles, 3 cycles and 4 cycles that can be formed using the elements of S10। और उसके बाद हमें पता है कि जो साइकिल्स होती हैं कॉम्पोजिशन, अगर S टेक एलिमेंट सिग्मा जो कि परम्यूटेशन है, it is a combination of cycles Cn, then order of sigma is always LCM of the order of C1, order of C2 and order of Cn. This is what we know, okay, and order of cycle is always the length of the cycle.
ये तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। मैंने आपको पहले ही लिख के दिखा दिया, मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, ताकि आप ध्यान में रखें कि अगर हम कोई परम्यूटेशन ले रहे हैं जिसको हम साइकिल्स के टर्म्स में लिख पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, देन वी कम टू द, अब हम आते हैं अब S10 में हम लोग पहले 2 साइकिल्स लिखनी कैसे कैसे लिख सकते हैं। 2 साइकिल्स इजिली है, 9+1, 8+2, 7+, या तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखती हूँ, मैं इसको वर्टिकली लिखती हूँ ताकि हम आगे इसके ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस कर सकें। ओके ओके, तो 9+1, 8+2, 7+3, 6+4 एंड 5+5, इसके आगे सेम चीज रिवाइज उल्टा होगा, 5+5, 4+6, 3+7, 2+8 एंड 1+9। वी कैन सी इसका एलसीएम हमें पता है 9 होगा, इसका हमें पता है 8 होगा, इसका पता है 21 होगा, इसका पता है हमें 12 होगा, और ये होगा 5। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे मिला 21, विल कीप दिस इन माइंड। अब हम आते हैं 3 साइकिल, कि 3 साइकिल्स में कैसे वी कैन शो इट। अब हमें पता है 9 है, अब इसको हम आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 10 को हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इन एज 3 साइकिल। 3 साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी कैन राइट इट एज 3 साइकिल में 3+3+3, राइट, 3 साइकिल, और 4 वी कैन राइट इट एज 8+2, 8+2 है तो 8 को हम कर सकते हैं 4+4+2। ठीक है, और वी कैन राइट इट एज 3+4+3 और 3+3+4, ये सेम ही हो गया, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी 3+3+4 की, और 6+2+2, 6+2+2, yes, then we can write it as 5+3+2, and we can also write it as 9 को हम लोग 5+4 भी लिख सकते हैं, वो 2 साइकिल में आंसर होता है। 5+4, 9, या तो चलो इसको लिख देते हैं 5+4+1। ठीक है, 5+4+1, ये भी 3 साइकिल है। अब इसके ऑर्डर्स देखें हम लोग, तो ये इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3 आएगा एलसीएम। 4 4 2 का ऑर्डर हमें पता है क्या आएगा 4, 3 4 3 का ऑर्डर हमें पता है क्या आएगा 12, 6 और 2 का ऑर्डर भी हमें पता है क्या आएगा 12, ये 5 3 और 2 का ऑर्डर भी नो इट विल कम 30, और नाउ वी गेट अ 30 नंबर। 5+4+1 वी नो दिस विल बी 20। ठीक है, हम लोग 4 साइकिल भी एक बार चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर कि हमें कुछ हमसे कुछ छूटे ना। We can write it as 2+2+4+2, 3+2+3+2 and 5+2+2+1। ठीक है, इसका ऑर्डर हमें क्लियरली दिख रहा है 4 होगा, इसका ऑर्डर हमें क्लियर दिख रहा है 6 होगा, इसका ऑर्डर हमें क्लियर दिख रहा है 10 होगा। और एक 5 साइकिल बन सकती है हमारी जो 2 की होती है, जिसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन, जो 2 के होते हैं। 2 साइकिल्स बन सकती हैं हमारी 5 2 साइकिल्स, 5 साइकिल, 4 साइकिल, 3 साइकिल, 2 साइकिल, 2 साइकिल, मतलब 2 साइकिल मतलब 2 साइकिल्स, 2 साइकिल तो वो होती हैं, मैं सॉरी बहुत गलत लिखा है मैंने ये, मतलब इफ वी कैन रिप्रेजेंट S10 एज अ product of 2 cycles, as a product of 3 cycles and as a product of 4 cycle, okay, not as a 3 cycle or a 4 cycle, मतलब है यहाँ पे product of 2 cycles, not 2 cycle, okay, and this is product of 3 cycles, and this is product of 4 cycles, and this is product of 5 cycles, not 5 cycles, product of 5 साइकिल में एक एक पोजीशन है 2+2+2+2+2, इसका एलसीएम हमें पता है 2 ही आता है। ओके, तो इसके बाद हमें देखा कि हमने सारी पॉसिबिलिटीज बनाई, परम्यूटेशंस बनाई कि कैसे कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को किसके साइकिल्स में, एंड वी फाउंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर of an element in S10 is 30. Okay, this is our first question. Our first part of the question is done. इससे पूछा था कि what is the maximum possible order? Give an example of an element, and this made us easy. हमने जब सब पूरा काम किया, इससे हमें पता ये easy हो गया कि हमें पता है कि कैसे एलिमेंट होगा वो जिसका ऑर्डर 30 होगा. We know it is a product of a 5 cycle, a 3 cycle, and a 2 cycle. So we can easily write it as an example. We can directly write it as
हमें पता है कि इसमें 10 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हम एक 5 साइकिल लिखते हैं, 1 2 3 4 5, देन वी टेक इट 3 साइकिल 6 7 8 and then we did this 9 10। तो ये एग्जांपल है ऑफ ऑर्डर 30। ओके, ऑर्डर 30 का एग्जांपल है। एलसीएम निकालते हैं 5, ये 5 साइकिल है, ये 3 साइकिल है और ये 2 साइकिल है, इसका एलसीएम निकालेंगे 30 ऑर्डर आएगा। तो वी राइट एन एग्जांपल लाइक दिस। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? थर्ड पार्ट सेज कि how many elements there will be of that order। okay, अब हमें to find the order, to find the number of elements of order 30। okay, और 30 के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ऐसे एलिमेंट्स कितने होंगे हमें फाइंड करने हैं, मतलब ठीक है। इसका मतलब है जिसका साइकिल टू फाइंड दिस इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू फाइंड द एलिमेंट्स which are written as product of 5 cycle, 3 cycle and 2 cycle। ठीक है, तो एसएन में फाइंड करने का तरीका होता है इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल, मतलब जितना हमारा टोटल एसएन का जो हमारा ऑर्डर है वो अपॉन 5, लाइक 5 की एक ही साइकिल है, ठीक है। 5 की पावर 1 into 1 फैक्टोरियल, 3 की पावर 1 into 1 फैक्टोरियल एंड 2 की पावर 1 into 1 फैक्टोरियल। ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंथ फैक्टोरियल and length की power of that number। okay, so we get that 10 factorial को हम लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। okay, and नीचे we get 5 into 3 into 2, we cut this, cancel हो जाएगा तीनों, we'll get 90 into 856 into 24, okay, which is equal to 5040 into 24, which is equals to 120960। so this is the number of elements of order 30। so you can see कितना बड़ा है। 10 factorial आप समझ सकते हो, 10 factorial if you calculate it is very big using our calculators, and we get the 30 order के ही खाली कितने elements हमारे आ रहे हैं, 1,20,960 elements of order 30। ठीक है, of order 30। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन काफी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ था कि इसमें डायरेक्टली हमारे चीजें यूज हुई है। एसएन जिसको पता है कि सिमेट्री ग्रुप के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रिजल्ट है, जो कि अभी हम एक आगे एक क्वेश्चन दिया है उसमें भी हम यूज करेंगे। लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन, दैट इज कि व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशंस इन एस10। एस10 में पूछा गया है, अभी हमें परम्यूटेशन दिया गया है एस10 में, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। लेट्स डील विद दिस। पहला दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इसका और इसकी इमेजेस क्या दी हुई है 1 8 7 3 10 5 4 2 6 एंड 9। As you can see कि ये एक 10 साइकिल तो नहीं है बिकॉज इसके अलग अलग इमेजेस हैं। ओके, we cannot be, so we have to express it is a 10 cycle, we have to express it we can express it as a product of other different length of cycles। हम कैसे लिखते हैं 1, अब 1 की इमेज तो 1 ही है, 1 को क्लोज हो गया। 2 की इमेज क्या है 8 की इमेज क्या है 2, क्लोज हो गया। देन 3 की इमेज क्या है 7 की इमेज क्या है 4 एंड 4 की इमेज क्या है 3, इज क्लोज। Then we come to 4 की इमेजेस 3, 5 की इमेजेस 10 की इमेजेस 9 की इमेजेस 6 and 6 की इमेजेस again 5 and is covered। Let's you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। okay, ये हमारा कवर हो गया। So we can express this as a product of different cycles। ये तो 1 लेंथ की साइकिल है, this is 2 length 2 cycle, this is 3 cycle and this is again we see it is 4 cycle, right? This is a 4 cycle। तो अब हमें पता है कि if we have expressed let us take it as sigma। ठीक है, sigma is a sigma को हमने C1 C2 C3 and C4 की composition में express कर दिया, product of cycle में express कर दिया, then order of sigma will be obviously
LCM of order of C1, order of C2, order of C3, order of C4. यहाँ पे हमारी C1 ये इसको तो हमारा ऑर्डर 1 ही है, तो वी एक्सक्लूड दिस, मतलब इसको ले लेते हैं. C1 is 1, ऑर्डर ऑफ C1 हमारा 1 है, ऑर्डर ऑफ C2 हमारा लेंथ 2 है, ऑर्डर ऑफ C3 हमारी 3 है, ऑर्डर ऑफ C4 हमारा 4 है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा LCM of 1, 2, 3, 4 and this will be 12. ऑर्डर LCM you really know, हम ये भी करके दिखा देती हूँ. 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1 and 3, 1, 1, 1. So we can see 3 or 6 with 12. ये आ जाएगा 12. तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 12. डायरेक्टली निकाल दिया हम लोगों ने, इसका ऑर्डर हमारा 12 आ गया. ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट. दूसरा जो क्या दिया था, दूसरा है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7. डायरेक्टली आप देख सकते हो इसमें कि ये हमें 5 साइकिल दी हुई है, ये 2 साइकिल है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे. सेकेंड 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7. और जो हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, वी अज्यूम, हमें पता होता है कि उनकी जो इमेज है वो इटसेल्फ ही है, इसलिए वो नहीं दिया हुआ है. मतलब 8 का इमेज 8 है, 9 का इमेज 9 है और 10 का इमेज 10 ही है. यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है एंड 5 का 1 है. ओके, एंड 6 का 7 है, 7 का 6 है. ऐसे भी नो. So this is a product given as, now we take it as sigma 1. This is given as 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7. इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं. Again order of C1 is 5 and order of C2 is 2. ठीक है, तो order of sigma 1 हमें पता है. Order of sigma 1 will be LCM of order of C1 comma order of C2. Okay, this is equals to LCM of 5, 2, which we clearly know is 10. So order of sigma 1 is 10. By this we end this question. Okay. तो अब हम आते हैं लास्ट आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 2013 का ही आता है. आप देख सकते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन भी 2013 के क्वेश्चन के किए हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन आए 2013 में, काफी ऑब्जेक्टिव हैं. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफिनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर. तो ये हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें डायरेक्टली मतलब एक अच्छे एग्जाम्पल को पूछ लिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ. तो हम अब मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरा सही से बताती हूँ कहाँ तक, जहाँ तक इसमें पूछा गया कि वो फाइनाइट ऑर्डर है. कैसे बताऊंगी, एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर आपको मैं दिखाऊंगी कैसे होता है उसमें. ठीक है, तो हमें को पता है कि जो Z+ होता है वो Q+ का सब ग्रुप होता है. लाइक ओके, we know that Z+, that is set of integers, is a subgroup of Q+. ठीक है, अब मैं इसको प्रूव नहीं करा रही बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई जरूरत भी नहीं लिखना. चाहूँ तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख के बता सकती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि द बेस ही कैसे बना. ठीक है, ओके. तो अब इसके बाद वी नो कि Q सब ग्रुप होता है. तो नाउ एज वी नो दैट Q is abelian, Q+ is abelian set of rational numbers under addition, set group of rational numbers under binary operation addition is abelian. This implies that Z+ is normal in Q plus. ये होता है कि every normal group subgroup is abelian. अगर Q+ is abelian, then every subgroup is normal in Q. Okay, every group is G is abelian, then every subgroup is normal in G. Okay, every subgroup of G is normal in G. ये हमारे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि Z+ जो होगा वो नॉर्मल होगा Q+ में. अब इसका मतलब है कि हम Q/Z एक लेते हैं क्वोशंट ग्रुप, जो कि हम इसको डिफाइन करते हैं Z plus P/Q, where P/Q we know that comes from rational numbers. Okay, this is a quotient group, and this is the group which is we are going to talk about. Basically, it is an infinite group. ठीक है, and it is an infinite group. अब हम पहले हम देखते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं. ग्रुप होने के लिए it is a group obviously, and अब हम लोग उसके एलिमेंट्स की बात करते हैं. इसमें वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का होता है विद द बाइनरी ऑपरेशन
हमारा आ जाता है कि z plus x binary z plus y is defined as z plus x plus y. ओके, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है. इस पर्टिकुलर उसका ग्रुप का हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऐसे होता है z plus x star z plus y is equal to z plus x plus y. ओके, अब हम लोग कहते हैं कि and z plus x is equal to z. ये हम कोसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. आई होप आपको पता होगा ये कोसेट्स हैं. ये कोसेट्स डिफाइन कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ q and is equal to z if and only if x belongs to z. ये भी प्रॉपर्टी होती है कोसेट की. if hx is equals to h, this implies that x belongs to h. ठीक है, ये since hx is equals to h implies that x belongs to h. okay, this ये हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम लोग कैसे दिखाएंगे. नाउ वी नीड टू शो दैट it has all elements of finite order. Okay, it is an infinite group and it has elements of finite order. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं. now we let z plus m by n belongs to q by z. okay, इससे बिलोंग करता है, ये कोई एलिमेंट है, कोसेट है हमारा जो इससे बिलोंग कर रहा है. एंड वी कंसिडर z plus m by n की पावर q k. क्यों हम कैसे लिख सकते हैं. we know by the binary operation की हेल्प से हम इसको कैसे लिख सकते हैं. z plus mn, this is like z plus mn की पावर k, and binary operation we can see that अगर we power k then it is like plus m by n, m by n, n by n, n times. okay, so we can write it as m by n k times. okay, this is k times. With the help by definition of binary operation, I write it here by definition of binary operation that is given here. ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं. ओके, तो हमने z plus m by n की पावर k को we can write like this, which can be written as z plus k times m by n, right? Obviously, अगर हम इसको z plus m by m plus n को we can write like z plus m by n into z plus binary operation z plus m by n binary operation times z plus m by n. okay, this is binary operation लगा हुआ है. then we if you operate binary operation, this will obviously become equal to this. ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया है. इसका मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही हमने बता दिया कि so therefore we can write that z plus m by n की power k is equal to z plus k of m by n, right? And so this implies that z plus m by n to the power n will be equal to z plus m, which is equal to z. okay, and as m belongs to n, as m belongs to z, अभी ये वाली यूज करा हम लोगों ने, z plus x is equal to z if and only if x belongs to z. okay, is equals to z. so this implies that अभी कोसेट है, if this is equal, this coming equal to z, इसका मतलब है ये हमारा कोसेट की आइडेंटिटी होता है. okay, entity itself, the set group itself is the identity. okay, तो इसका मतलब है कि order of z plus m by n divides n. yes, this implies कि order of z plus m by n is finite, right? क्योंकि कोई finite number ही n को divide करेगा. so this implies that every element of q by z is of finite order. ठीक है, ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ये हमने एक ग्रुप लिया था जिसको हमने बोला कि एक इनफाइनाइट ग्रुप, इट इज एन infinite group obviously because q is infinite and z is also infinite, so it is an infinite group. ठीक है, and it has every element of finite order. और हमने बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन किया है. ओके, एंड इट हैज एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर. कि हमने कोई भी एलिमेंट यहाँ से लिया, z plus m by n ऐसी एलिमेंट्स होंगे q by z में, कोसेट्स कंटेन करेगा
और हमने इसकी हेल्प से भी प्रूव कि जो इसका ऑर्डर होगा वो n को एक फाइनाइट नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, उसका मतलब कि इसका ऑर्डर को फाइनाइट ही होना पड़ेगा। ओके, तो वी प्रूव्ड। तो therefore q by z under the binary operation जो कि हमने डिफाइन किया, it is a infinite group in which every element has finite order. Okay, so we have proved this. So आज के लेक्चर में इतना ही. Next lecture we will start from 2012. Okay.